हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों। आपके पॉलिटिकल साइंस सिलेबस के पार्ट 1 के सारे वीडियोस बन चुकी हैं। जब आप चैप्टर को पढ़ोगे पहले एक बार वीडियो देख लेना, चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। और जो सेकंड पार्ट है उसके 8 चैप्टर्स की वीडियोस तो बन चुकी हैं। और आज टर्न है 9th चैप्टर का, कॉन्स्टिट्यूशन अ लिविंग डॉक्यूमेंट, संविधान एक जीवंत दस्तावेज। इसका मतलब क्या है? इसको समझने से पहले हम एक सवाल पूछेंगे। सोवियत संघ यानी कि सोवियत यूनियन में 74 सालों के दौरान उनका कॉन्स्टिट्यूशन कितने बार बदला गया? जानते हो? चार बार। और 1991 तक आते 1991 में सोवियत संघ तो खुद ही बिखर गया। 1993 में रूस का नया संविधान बना। तो टोटल अगर आप देखो तो यानी कि कोई 77 ईयर्स में 5 बार चेंज आया। और भारत का संविधान 1949 में अडॉप्ट हुआ, 1950 में इसको फॉर्मल तरीके से लागू किया गया। तब से आज तक ये लगातार काम कर रहा है। क्यों और कैसे? इसके कई कारण हैं। नंबर 1, हमारा संविधान ना हमारे देश की जो सिचुएशन है उसके लिए वेरी वेल सूटेड है। और नंबर 2, हमारे संविधान निर्माता वो काफ़ी भविष्य दृष्टा थे। भविष्य के कुछ जो क्वेश्चंस आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, उसके लिए उन्होंने सोल्यूशंस तभी बना दिए थे। पर जितना भी आदमी भी भविष्य दृष्टा हो, समय को कौन जान सकता है। और समय के साथ साथ नई नई चैलेंजेस आती रहती हैं। इसलिए उन्होंने संविधान में एक प्रोविज़न रखा है, प्रावधान रखा है कि अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी, समय के ज़रूरतों को देखते हुए उसके अनुकूल संशोधन लाया जा सकता है। पर सवाल फिर आता है, संविधान जैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को सामान्य कानून की तरह बदला बदली करना ये क्या उचित है? तो फिर संविधान निर्माताओं ने इस पे भी नज़र दिया और उन्हें संविधान को लचीला पर कठोर दोनों को रखा। लचीला मतलब जो परिवर्तन बिल्कुल ज़रूरी है उसके प्रति ओपननेस, खुली दृष्टि, और जो परिवर्तन अनावश्यक है, अननेसेसरी है, उसके प्रति सख्त रवैया। तो इन दोनों को कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे लागू किया गया? अनुच्छेद 368 में चलेंगे, वहाँ पे इसके बारे में सारी प्रक्रियाएं बता गई हैं आर्टिकल 368 में। पहले लचीला देख लें। संविधान में कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसमें आप पार्लियामेंट में एक सिंपल लॉ पास करके अमेंडमेंट को पास कर सकते हैं। कोई उसमें विशेष स्पेशल प्रोसीडियर की ज़रूरत नहीं है। और कठोर को देखते हैं, जो बाकी कॉम्प्लेक्स अनुच्छेद हैं, जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें संशोधन के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी थी। नंबर 1, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा संशोधन को पारित करना पड़ेगा। लोकसभा राज्यसभा दोनों में पारित करना है। और नंबर 2, इसके अलावा राज्य विधानसभाओं, जो स्टेट असेंबली है देश की, उसकी आधी संख्या द्वारा बहुमत प्राप्त करना है। जब ये चीज़ें हो जाएंगी तब ये जाएगा राष्ट्रपति के पास। द बिल विल गो टू द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री सिग्नेचर के लिए। राष्ट्रपति को ऐसी स्थिति में पुनर्विचार करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया। तो ये इन मेथड्स को एक बार फिर से देख लो। कुल मिलाकर क्या निकला? संविधान निर्माताओं ने भारत के जनता द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स, जो हैं सांसद और विधायक, उनको संविधान का जिम्मेदार समझा। आखिर वही तो पारित करते हैं ना, संसद के दोनों सभा और फिर विधानसभाओं में पारित होना है। तो इसमें हमने 2 टर्म्स यूज़ किए थे, साधारण बहुमत और स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत। पहले इसको देख ले। साधारण बहुमत क्या है? संसद या विधायिका में किसी प्रस्ताव को पारित करना हो तो स्पीकर कहते हैं कितने लोग इसके फॉर हैं, कितने लोग इसके फॉर मतदान कर रहे हैं, तो उनके नंबर्स गिने जाते हैं। और कितने लोग अगेंस्ट में हैं। जिनका ज़्यादा होता है उसी हिसाब से वो चलता है। अगर फॉर ज़्यादा है तो पारित हो जाती है, अगेंस्ट ज़्यादा है तो नहीं पारित होती। पर विशेष बहुमत क्या है? विधेयक पक्ष में जो मतदान कर रहे हैं, जो अमेंडमेंट के फेवर में मतदान कर रहे हैं, वो पार्लियामेंट के उस हाउस के कुल सांसदों से एटलीस्ट 50% होना चाहिए। 50% से कम मेंबर अगर मतदान करते हैं तो ये पारित नहीं होता। और सेकंड क्या है? जो लोग अमेंडमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और जो वोट कर रहे हैं, ये दो अलग। जो सपोर्ट कर रहे हैं उनकी संख्या वोट देने वालों में से एटलीस्ट 2/3 होना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या था? रैटिफिकेशन बाय स्टेट्स, राज्यों द्वारा अनुमोदन। कुछ अनुच्छेद हैं जैसे राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का वितरण। अब केवल केंद्र ने डिसाइड कर लिया, संसद में पास हो गया, फिर तो राज्य को लगेगा हमारी किसने पूछा ही नहीं। इसलिए ज़रूरी है लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, फिर स्टेट्स में जाएगा। 50% विधानसभा पास करेंगे तभी ये संशोधन प्रभावी बनेगा। तो संशोधन पारित करने के 3 तरीकों को एक बार फिर से देख लो। अब हम चलेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, संशोधनों के विषय वस्तु।
नंबर 1 है संविधान के जो मूल उपबंध हैं, मेन पॉइंट्स हैं, उनको स्पष्ट क्लियर बनाने के लिए कुछ टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव अमेंडमेंट्स। फॉर एग्जांपल, हाई कोर्ट जजेस का रिटायरमेंट एज हुआ करता था 60, अमेंडमेंट करके इसको बनाया गया 62। और नेक्स्ट है एक और एग्जांपल देखो, आर्टिकल 332, ये है आरक्षण का। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में आरक्षण। पहले सोचा गया था कि 10 साल आरक्षण काफ़ी है, फिर देखा गया बिल्कुल नहीं है। हर 10 साल एक और संशोधन से इसकी अवधि और 10 साल बढ़ाई जाती है। अब तक 6 बार हो चुके हैं। सेकेंड पॉइंट को देखो, व्याख्याओं के अलग दृष्टिकोण में समानता लाना। किसकी व्याख्या? कौन व्याख्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कौन करते हैं? विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। और इन सब की डेफिनेशंस अलग अलग हो सकती हैं, तब इनमें टकराव हो जाता है। तब इस स्थिति को, उन सबको एक जगह पे एक स्मूथली लाने के लिए संविधान में संशोधन लाया जाता है। तो एक एग्जाम्पल आप देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस था, निजी संपत्ति का अधिकार, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 31 के अनुसार। हाउएवर, जब 1974 से 78 में जो सरकार थी, उनको लगा ये ठीक नहीं है, उन्होंने इसको हटा दिया कि गवर्नमेंट जब मर्जी संपत्ति का अधिकार प्राइवेट से लेकर गवर्नमेंट पे ले सकती है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस हुआ था, केशवानंद भारती केस। केरला में एक बहुत बड़ी मठ थी, उसके मठाधीश थे केशवानंद भारती। केरला सरकार ने उनके ज़मीन काफ़ी सारा अधिग्रहण कर लिया, क्योंकि एक बंदे के पास इतना ज़मीन रहना ठीक नहीं है, सरकार जब मर्जी ले सकती है। केशवानंद भारती जी ने इसके अगेंस्ट में केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। 13 जजेस के बेंच ने इसको सुना और निष्कर्ष क्या निकला? संसद के पास संविधान में संशोधन लाने का अधिकार तो है, लेकिन मौलिक अधिकार, देश की जनता के मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट वो नहीं छीन सकते। तो इसलिए ये जो राइट था फंडामेंटल प्रॉपर्टी का, ये फिर से दिया गया, रिस्टोर किया गया अंडर आर्टिकल 300A। तो ये वाला आपको समझ आ गया होगा। अब हम तीसरे मेथड पे देखते हैं, राजनीतिक आम सहमति से संशोधन। अब कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी होती हैं जिसमें सारे पार्टीज ना सहमति बना लेते हैं, क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल 1992 में था 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो था ग्रामीण भारत और नागरिक भारत में स्थानीय शासन की व्यवस्था। इसकी ज़्यादा डिटेल आपको हमारे इस वीडियो में मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। तो संशोधनों के विषय वस्तु जो 3 थे, इनको एक बार फिर से देख लो। अब हम अपने पहले सवाल पर फिर वापस जाते हैं। संविधान को जीवंत दस्तावेज, अ लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहते हैं? एक जीवित प्राणी क्या करता है? समय समय के परिस्थिति के अनुसार अपने को चेंज करता है, अनुभव से सीखता है और परिस्थिति के अनुरूप कार्य करता है। इसके लिए उसके पास क्वालिटीज़ होती है, ओपननेस, एबिलिटी टू चेंज, गतिशीलता या डायनामिज्म। ये सारी चीज़ें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है और इसीलिए हमारा संविधान प्रजातंत्र को मजबूत बनाता है। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों के ऊपर इसकी वरीयता है। संविधान जब बनाया गया था, उस समय जो राजनीतिक नेता थे और देश की जो जनता थी, वो अपने सामने एक साझा भविष्य, एक शेयर्ड फ्यूचर देखते थे। उनको लगता था कि भारत के हर व्यक्ति की गरिमा तथा आज़ादी, सामाजिक आर्थिक समानता, देश की खुशहाली, राष्ट्रीय एकता, ये सब चीज़ें आदर्श हैं। और हम ये सब चीज़ें आज भी 75 आज़ादी के 75 साल बाद आज भी ये कायम है। इसीलिए तो लोग संविधान का इतना सम्मान करते हैं। संविधान ही तो हमें ये सब चीज़ें देता है। तो बच्चों, ये था आपका चैप्टर। एक बार वीडियो को देखो, फिर चैप्टर पढ़ो, 5 मिनट पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। मैंने हर पॉइंट पे आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं। इन एग्जाम्पल्स को आप याद रखो और आप इन एग्जाम्पल्स को जरूर मेंशन करना आंसर लिखते वक्त। आपको बहुत बढ़िया नंबर मिलेंगे, आई प्रॉमिस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।